कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सवाल कैसे करने हैं, कैसे डिटेल में लिखना है। और थ्योरी के लिए मैंने आपको बता चुका, थ्योरी के लिए आप लोग थ्योरी वाले लेक्चर को देखिएगा। और प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस क्लासेस जो है, जो थ्योरी क्लासेस है उनमें खूब सारी प्रैक्टिस है, वो कर लीजिए। प्रैक्टिस शीट है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी लिखना कैसे है उसके लिए मैं कुछ सिलेक्टिव सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बढ़िया अच्छे से सवाल छांट के कि उनको कैसे लिखना है, ताकि आपको लिखने का जो तरीका है वो इन क्लासेस में पता लग जाए, है ना। और कैसे सवालों तक पहुंचना है उनके बारे में एक आइडिया आपको हो जाए। तो करें शुरू, स्टार्ट करें। चलिए लीजिए, सवाल ये रहा। समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयटा y है। आपको दिया गया मोड z माइनस 5 आयटा बटा z प्लस 5 आयटा का मोड बराबर 1 है। बताइए ये किस पे स्थित है, ये वक्र जो है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहाँ स्थित है। तो दिया है z बराबर x प्लस आयटा y, दिया है z बराबर x प्लस आयटा y। z का मान दी गई समीकरण में रखने पर, दी गई समीकरण में रखने पर x प्लस आयटा वाई माइनस 5 आयटा x प्लस आयटा वाई, एक माइनस है एक प्लस। वास्तविक भाग एक साथ करने पर, काल्पनिक भाग एक साथ करने पर। हो गया एक। अब हम मापांक निकाले, पहले अलग अलग कर दो, दोनों मापांकों को अलग अलग करने पर। और मापांक को हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि हमारा मापांक का ये गुणधर्म है। मापांक का गुणधर्म है जो कहता है भाग देकर मापांक निकालो या मापांक निकाल कर भाग दे दो, एक ही बात है। जो आपको उचित लगे वो कर सकते हो। ये मैंने गुणधर्म का इस्तेमाल किया है जो मुझे कहता है, जो मुझे छूट देता है कि Z1 और Z2 दोनों का भाग देकर मापांक निकालूं या मापांक निकाल कर मैं भाग दूं, ये मुझे अलाउड करता है। तो मैंने अलग अलग मापांक निकाल कर भाग दे रहा हूं। अब मैं ऊपर वाले का मापांक निकालूंगा जो कि आएगा अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग जो कि x स्क्वायर हो गया, काल्पनिक भाग का वर्ग जो कि y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही नीचे वाला भी मेरा यही हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 1। वज्र गुणा कर दे, दोनों तरफ वर्ग कर दे, वज्र गुणा करके दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कट गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 25 से 25 माइनस का 20, वाई बराबर 0, वाई बराबर 0। वाई बराबर 0 इसका मतलब आपका z बराबर x हो जाएगा।
इसलिए z बराबर x हो गया, जो कि आपका केवल शुद्ध वास्तविक है। जो कि केवल शुद्ध वास्तविक है। अतः वास्तविक अक्ष पे होगा, रियल अक्ष पे स्थित होगा। ये हमारा वास्तविक अक्ष के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, इसको ऐसे लंबा लिखना होगा, तब ये वाला सीट खाली रह जाती है इधर वाली। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें भी बोर्ड को ढंग से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड जो है वो सीधा नीचे नीचे नहीं जाके चौड़ाई में जाना पड़ेगा, ताकि सारे फॉन्ट सही से आए। ठीक है, अगले वाले पे समझदारी दिखाएंगे। ये लीजिए, ये रहा आपका सवाल। ये कह रहा है कि बीटा समीकरण z की पावर n-1 का एक काल्पनिक मूल है। ठीक है भाई, ये इसका एक काल्पनिक मूल है। तो सिद्ध कीजिए z की पावर n-1, अगर इसका बीटा एक काल्पनिक मूल है तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर डैश 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 बीटा की पावर n-1 बराबर 0 होगा। ठीक है भाई, तो आते हैं, दी गई समीकरण के अनुसार, दी गई समीकरण के अनुसार मूल इकाई के nवें मूल है। क्यों? क्योंकि z की पावर n-1 बराबर 0 है, तो z की पावर n बराबर 1 हो गया और z बराबर 1 की पावर n हो गया। और ये एक, इसे लिख सकते हैं हम e की पावर 2k आइटा पाई की पावर n 1/n, क्योंकि एक का ध्रुवीय रूप होता है cos 2k पाई प्लस आइटा साइन 2k पाई। या फिर अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखें तो 2 पाई k आइटा, जहां आपका k जो है वो पूर्णांक है। k आपका 0 से लेकर n के बीच में है। k बराबर 0 से लेकर n-1 तक। ये हो गया। जैसा कि हम जानते हैं टू के पाई बटा n आइटा। अब अगर हम k का मान रखना शुरू कर दें, अगर हम k का मान रखना शुरू कर दें, k का मान 0 रखें तो आपको 1 मिल जाएगा। k का मान 1 रखने पर 2 पाई बटा n आइटा मिल जाएगा। 2 रखने पर e की पावर 4 पाई n आइटा मिल जाएगा। 6 पाई बटा n आइटा मिल जाएगा। एंड डैश डैश डैश, लास्ट में n-1 रखने पर आपको आखिरी मूल मिल जाएगा 2n-1 पाई बटा n आइटा। ये लो, ये सारे आपके टोटल मूल होंगे। अच्छा, इकाई के मूलों में क्या खास बात होती है? इकाई के मूलों में ये खास बात होती है कि इनमें से किसी भी मूल को, ये जो काल्पनिक मूल है ना ये वाले, इनमें से किसी भी मूल को स्टार्ट कर लो। ये चक्रीय है। चक्रीय का मतलब ये वाला मूल उठाया, इसकी पावर 2 करो, ये आ जाएगा। 3 करो, ये आ जाएगा। 4 करो, ये आ जाएगा। 5 करो, ये आ जाएगा।
किसी भी मूल को उठा लो, किसी भी मूल को उठा के उसकी पावर करते जाओ, सारे मूल आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी का ज्ञान हो तो इकाई के मूल जो होते हैं वो चक्रीय ग्रुप बनाते हैं। चक्रीय ग्रुप बनाते बस आप वन को छोड़ दीजिए, वो तत्समक है, उसको छोड़कर उसके अलावा जितने भी अवयव है ये सब के सब जनक है। आप किसी को पकड़ो और घुमाओ, सारे आ जाएंगे। तो इनमें से जिसको भी चाहे उसको बीटा मान लो। क्वेश्चन ने खुद ने कहा है बीटा काल्पनिक मूल है, तो बीटा वन तो नहीं हो सकता, दिया है बीटा काल्पनिक है। दिया है बीटा काल्पनिक है, बीटा मूल है और काल्पनिक है, इसलिए निश्चित तौर पर बीटा नॉट इक्वल टू वन है। बीटा वन के बराबर तो नहीं है, फिर बचे हुए में से किसी के बराबर हो जाए बीटा। तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो मूल है, इसलिए पहला मूल एक। अब इनमें से किसी भी मूल को बीटा मान लो, उसका स्क्वायर करने पर अगला मूल आ जाएगा, उसकी क्यूब करने पर उससे अगला मूल आ जाएगा, एन डैश 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 एन माइनस वन आ जाएगा। ये कमाल की बात है। थोड़ा बहुत अब यहाँ पे हल्का फुल्का ग्रुप थ्योरी की जरूरत पड़ गई भाई। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जो जनक होते हैं कोई से जनक को उठा लो, उसकी पावर एक करो वो खुद आ जाएगा, दो करो दूसरा अवयव आ जाएगा, तीन करो तीसरा आ जाएगा, चार करो चौथा आ जाएगा, एंड डैश 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 फाइनल वो इकाई पे पहुंच जाता है किसी भी जनक से। ये सब जनक है भाई लोग, ये टोटल जनसंख्या जनक है, ये सब जनक है। और इसमें से किसी को भी स्टार्ट करके पावर करते जाओ, पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इनमें से आप किसी को भी बीटा मान लो, इसको मानो इसको मानो, किसी को भी मानो, बीटा मानो, बीटा की पावर दो करो दूसरा भी आ जाएगा, तीन पे तीसरा, चार पे चौथा, एंड फाइनली सारी चैन आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब आगे लेते हैं गुणनखंड प्रमेय, जो हमें कहती है बहुपद के लिए गुणनखंड प्रमेय से वो कहती है कि कोई भी बहुपद बराबर होता है अपने गुणनखंडों के। पहला गुणनखंड हो जाएगा z माइनस वन, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा z माइनस बीटा, तीसरा गुणनखंड हो जाएगा z माइनस बीटा स्क्वायर, z माइनस बीटा क्यूब, एंड डैश 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 डैश। z माइनस बीटा की पावर n माइनस वन। ये बहुपद की गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय कहते हैं कि सारे गुणनखंड की गुणा एक तरफ कर लो तो वो बराबर हो जाएगा z की पावर n माइनस वन, बहुपद के बराबर हो जाएगा। बहुपद बराबर होता है गुणनखंडों के, गुणनखंड बराबर होते हैं गुणनखंडों का गुणनफल बराबर बहुपद। ये तो होता ही है। द्विघात समीकरण का एग्जांपल ले लो, और नहीं तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, आप सारे गुणनखंडों की गुणा, आपके दो गुण, आप द्विघात समीकरण के टुकड़े करते हो, दो गुणनखंड आते हैं, उन दो गुणनखंडों का गुणा कर दो वापस से, वापस आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो ये हर बहुपद के लिए सच है। अब हमें क्या करना है, अब हम तुलना करेंगे यहाँ पे। अब मैं अगर ब्रैकेट खोल दूं, इस ब्रैकेट को खोल दूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आएगा z इंटू जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड, ये आएगा z की पावर n। फिर अगला पद आएगा z की पावर n माइनस वन का। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि इन सब से, देखो ध्यान से देखना, अब z की पावर n माइनस वन, ये सब आपस में गुणा कर लो भाई। अब तुम लोग सब आपस में गुणा कर लो। पहले z की पावर, इनसे गुणा करोगे ये सारे। अब ये z माइनस वन है, इसको मैंने एक बार छोड़ दिया, इनको लिए ये z की पावर n माइनस वन बनाएंगे और माइनस एक गुणा होगा, तो z की पावर n माइनस वन का गुणांक हुआ माइनस एक। अब इस ब्रैकेट को छोड़ दो, बाकी ब्रैकेट को ले लो। बाकी ब्रैकेट को लोगे तो इस बार गुणांक आ जाएगा माइनस का बीटा, अगली बार आ जाएगा माइनस का बीटा स्क्वायर। तो जो आपका z, यहां से आपका माइनस कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा वन प्लस बीटा स्क्वायर एंड डैश 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 बीटा की पावर n माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, और इसी प्रकार डैश 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 आपका हो जाएगा। लास्ट में आपका अचर पद आ जाएगा जो कि होगा बिना z वाला पद। ये हो जाएगा माइनस एक की पावर n, जितने ब्रैकेट है उसके हिसाब से माइनस या प्लस जो आना है वो आ जाएगा, एक इंटू बीटा स्क्वायर डैश 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 बीटा की पावर n माइनस वन। ये हमारा अंतिम पद आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड तुलना करने पर, z की पावर n माइनस वन के गुणांक की तुलना करने पर, की तुलना से
जेड की पावर n माइनस वन का गुणांक इस तरफ तो है नहीं 0, इस तरफ ये रहा, माइनस को इधर भेज दो, ये आपका आंसर आ गया। बराबर 0, 1 प्लस बीटा स्क्वायर डैश डैश बीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, गुणनखंड प्रमेय लगाई, बहुपद को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर लिखा, ब्रैकेट्स खोले, और सिर्फ जेड की पावर n माइनस वन तक ही खोलना था मैं, और उससे ज्यादा नहीं खोलना था। तो फिर हमने दोनों तरफ जेड की पावर n माइनस वन की तुलना की, गुणांक की, इस तरफ 0 था, उस तरफ ये था, दोनों बराबर कर दिए, और ये हमारा आंसर आ गया। सही है। ठीक, इस बार दोनों तरफ सही गया। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। ये दो समिश्र संख्याएं हैं, ये दोनों समिश्र संख्याएं एक दूसरे के संयुग्मी है, एक दूसरे की कॉन्जुगेट है। ये दोनों समिश्र संख्याएं, Z1 अगर इसका नाम Z1 रखें और उसका नाम Z2 रखें, इसका नाम अगर Z1 रखें, इसका नाम Z2 रखें, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यदि हम मान ले इसका नाम Z1 है, इसका नाम Z1 है तथा उसका नाम Z2 है, तो दिया है Z1 का संयुग्मी बराबर Z2 है, Z1 का संयुग्मी Z2 के बराबर है। तो Z1 का संयुग्मी लेंगे तो ये आ जाएगा sin x माइनस आयटा cos 2x Z2 वास्तविक से वास्तविक भाग की तुलना, काल्पनिक से काल्पनिक भाग की तुलना। m काल्पनिक भागों की तुलना से। sin x बराबर cos x तथा cos 2x बराबर sin 2x। ये आ गया tan x बराबर 1, यहाँ पे आ गया tan 2x। अगर यहाँ पे हम लिस्ट बनाएं कि कब कब 1 आता है, तो पाई बाई 4 पे आएगा, इसके हिसाब से x बराबर पाई बाई 4 हुआ, फिर पाई बाई 4 के बाद में tan का मान दोबारा भी आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोबारा पाई बाई 4, दोबारा +1 होता है, क्योंकि tan जो है वो पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों में प्लस होता है। फिर आ जाएगा 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, फिर उसके बाद में चला जाएगा आपका दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, जो कि हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 पाई बाई 4 एंड डैश डैश। इस हिसाब से तो ये x के मान आए, जबकि दूसरे के हिसाब से आएंगे 2x बराबर पाई बाई 4, तो x बराबर हो गया पाई बट्टा 8, 5 पाई बट्टा 8। अब यहां दिक्कत क्या आ रही है,
यहाँ पे अगर परेशानी है कि वास्तविक भाग के लिए x कुछ और आ रहा है, काल्पनिक भाग के लिए कुछ और x आ रहा है, ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसा तो नहीं चल सकता। सवाल एक है, काल्पनिक और वास्तविक भाग की तुलना की है, तो जो भी काल्पनिक भाग से x आएगा वही वास्तविक भाग में लगेगा। वास्तविक भाग तो कोई और ही x बता रहा है, देखो, और काल्पनिक भाग के x अलग है। तो यहां पर हमें जो कारण लिखना है, वास्तविक एवं काल्पनिक भाग, वास्तविक एवं काल्पनिक भाग से प्राप्त काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक भाग से प्राप्त x के मानों का समुच्चय असंयुक्त है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए x का मान संभव नहीं है। x का मान संभव नहीं है। अब यहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। यहाँ एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कि मुझे ये बताइए कि यहां तथा लिखा हुआ है, क्या यहां पर या लिखा जा सकता है? यहां मैंने तथा लिखा है, क्या यहां पे या लिखा जा सकता है? तथा की जगह या लिखा जा सकता है, हाँ या ना? इसका जवाब दीजिए। अगर या लिख दिया होता, किसी ने जल्दबाजी में, क्योंकि हम लोग या ही लिखते हैं आमदा, अगर यहाँ पे या लिख दिया होता तो क्या होता, और तथा लिखा है तो क्या हुआ, और कौन सा सही है, तथा सही है या सही है? सोच के बताइए। ये सबसे डिस्क्रिप्टिव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिस्क्रिप्टिव में, इसीलिए कहता हूं डिस्क्रिप्टिव में कम से कम लिखिए, जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर रहेगा। अगर चेक करने वाला, अब आपको लगेगा क्या है, तथा 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 लगा दो, या लगा दो, ना भाई, रात दिन का अंतर है तथा और या में। यहाँ पे अगर आपने या लगा दिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि या का मतलब क्या हुआ, ये उत्तर है तो भी चलेगा, ये उत्तर है तो भी चलेगा, दोनों में से दोनों उत्तर चलेंगे, ये भी चल जाएंगे, ये भी चल जाएंगे, दोनों को मिक्स कर दो वो भी चल जाएंगे। तो फिर इसके हिसाब से तो आपको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, असंयुक्त लिखा है, असंयुक्त का मतलब होता है हमने कॉमन लिया है। कॉमन क्यों लिया? कॉमन तभी लिया जब तथा है, तथा का मतलब ये वाली कंडीशन भी फुल हो, ये वाली कंडीशन भी फुल हो, दोनों कंडीशन एक साथ, तथा का मतलब दोनों कंडीशनें सही होनी चाहिए, दोनों सही होनी चाहिए। अब दोनों सही होनी चाहिए, इसका मतलब वो एक्स ढूंढो जो दोनों को संतुष्ट करता हो। ये वाले एक्स इसको संतुष्ट करते हैं, ये वाले एक्स इसको संतुष्ट करते हैं, यानी कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो दोनों को संतुष्ट करता है। इस वजह से इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे या लिख देते और फिर यहाँ पे लिख दे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर यहाँ पे आप ये लिखते कि कोई भी एक्स का मान दोनों के लिए नहीं है, तो फिर वो कहता है यहाँ पे तो या लिख रहा है, यहाँ कह रहा है कि कोई उत्तर नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? या के हिसाब से तो उत्तर हो चुका। या का मतलब क्या होता है? या का मतलब ये वाला उत्तर भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे। उस या के हिसाब से तो आपका उत्तर दोनों सही है, फिर ये भी सही है, ये भी सही है, फिर यहाँ पे गलत क्यों बोल रहे हो? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ वास्तविक भाग के बराबर होना नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना करते हो तो क्या उनका वास्तविक भाग बराबर हो गया चल जाएगा? नहीं चलेगा, उनके काल्पनिक भाग को भी बराबर होना पड़ता है। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है कि खाली वास्तविक भाग बराबर हो गया चला लेंगे, या खाली काल्पनिक भाग बराबर हो गया तो चला लेंगे। दोनों का बराबर होना जरूरी है। इसका मतलब दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। जैसे फॉर्म भरना भी जरूरी है और फॉर्म की फीस जमा कराना भी जरूरी है। आपको सर फीस जमा करा दी, फॉर्म बाद में भर देंगे, चलता है क्या? और जब बीच में और कंडीशन आ जाती है, जिसे इंग्लिश में एंड कहते हैं, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, इसका मतलब दोनों जरूरी है। दोनों में से एक भी रह गया, आपने फॉर्म नहीं भरा, खाली फीस जमा करा दी, नहीं चलेगा, या फॉर्म भर दिया फीस जमा नहीं कराई तो नहीं चलेगा। दोनों दोनों
ये इंपॉर्टेंट, क्लियर बात। तो इतनी सी बात से ये सबसे बड़ा डिस्क्रिप्टिव का सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इसमें आपको या तथा हर शब्द के लिए आपकी जिम्मेदारी है। हर शब्द जो है ना वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या लिख रहे हैं। हर शब्द आपकी जिम्मेदारी है, गलत लिखा नंबर कट जाएगा। इसीलिए कहता हूं जितनी जिम्मेदारी कम उठाओगे उतना अच्छा होगा, जितनी जिम्मेदारी कम उठाओगे उतना अच्छा रहेगा। इसलिए कम लिखना, ज्यादा मत लिखना, भावनाओं में मत बहना। कहीं ये सोचो मैं खूब सारा लिख देता हूं ताकि पेज खूब भर जाए, पता चले इतना लिखा है कि गलतियां समेटने में नहीं आ रही। अगर कॉपी चेक करने वाला सोच समझ के कॉपी चेक कर रहा है तो कोमा टू कोमा पकड़ लेता है। और ये बात मैंने पहले समझा दी कि अगर आप ये कह रहे हो पेपर चेक करने वाला अगर गणित का ज्ञानी है, गणित पढ़ाने वाला है, गणित का अध्ययन करने वाला आदमी है, तो उसकी नजर सीधी आपकी गलती पे पड़ेगी, सीधी। पता नहीं क्या भगवान ने उनको आंखें दी है। जो विद्वान होता है ना उनके सबसे बड़ा संकट यही होता है, उनकी आंखें सीधी गलत चीजों पे पड़ती है। अरे ये गलती, ये गलती, ये गलती। या ऊंचाई पे आप पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि इतनी पार की नजर नहीं है, तो आप इतने विशेषज्ञ बन ही नहीं सकते। विशेषज्ञ का गुण यही होता है, विशेषज्ञ का गुण यही होता है, वो चींटी भी नहीं निकलने देते अपने आगे से, समझ। इसीलिए तो विशेषज्ञ कहा जाता है। विशेषज्ञ मतलब जो थोड़ी सी चीज के बारे में बहुत सारा जानता है, थोड़ी सी चीज के बारे में बहुत सारा जानता है, तो हर चीज उसके नजर में है, आप बचा नहीं सकते। इसलिए गलतियां करो ही मत, बचना मुश्किल है। तो ये सवाल रिपीट हो गया है ना, ये सवाल हमारा अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। दो कोस अल्फा 1 ये बराबर है 2 कोस अल्फा 2 इसके बराबर है 2 कोस अल्फा 3 इसके बराबर है। तो ये और ये यहाँ पे भी है। ABC बट्टा 1 बट्टा ABC है, ये आपका सवाल है। तो एक काम करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। दिया है दो कॉस अल्फा 1 बराबर A प्लस 1 बटा ए। श्रीधर आचार्य से। और वैसे बताऊं सब्जेक्टिव में इस बात का भी फर्क पड़ता है, इस बात को भी लोग नोटिस करते हैं कि श्रीधर आचार्य है या श्रीधराचार्य है। आपको ये भी मायने रखता है कि श्रीधर आचार्य है या श्रीधराचार्य है। हमारा पहले तो चल जाता था कि श्रीधर, अब आपको ऐसा श्रीधर और श्रीधर आचार्य में क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। किसी का नाम बिगाड़ के देखो, आप मोदी को मोदी बोल के देखो, मोदी को मोदी बोल के देखो, बोला डे को डे तो बोला है, कितना बुरा लगेगा। तो किसी के नाम में आप कुछ भी अक्षरों का उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको थोड़ा सा गलत बोल के देखो, कितना बुरा लगता है उसको। लगता है जैसे मेरा नाम अमित है, अमित को आप ऐसे इतना भी बोल के दो अमित, अमित, कितना बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगेगा। अमित को अमित ही बोलो, अमित बोल के देखो, मुझे कितना बुरा लगता है। समझ सकते हो? जब इसमें कुछ फर्क नहीं है, छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा की है, इतनी सी बात से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यही भी फर्क पड़ता है, श्रीधर आचार्य थे या श्रीधराचार्य थे। बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, डिस्क्रिप्टिव में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर शब्द की आपकी जिम्मेदारी है,
इसलिए हर शब्द को जांच परख के फिर लिखना होता है कि भैया श्रीधर आचार्य है, ये श्रीधराचार्य है। अभी तक हमें फर्क नहीं पड़ा। अभी तक फर्क क्यों नहीं पड़ा? इसलिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर देते थे, ऑब्जेक्टिव पेपर में इस बातों का ज्यादा मायने नहीं रखता था। श्रीधर आचार्य वो हमारी कॉपी के साथ ही हमारे पास वापस आ जाता था। एब सदे जाते थे तो एब सदे में कोई श्रीधर और श्रीधराचार्य में कोई फर्क नहीं होता था। अच्छा बीएससी में, बोले बीएससी में कोई इतने एक्सपर्ट नहीं होते थे कॉपी चेक करने वाले, और इन गलतियों को वो बाईपास कर देते थे। तो ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपैक्ट डालती है। तो अब जाके इसको सर्च करिएगा कि श्रीधर आचार्य है या श्रीधराचार्य है, ताकि इसका सही उच्चारण हो सके, सही ढंग से ले। और नहीं है तो फिर लिखो ही मत, सीधा लिखो हल करने पर। जिसमें भी आपको डाउट है उस चीज को लिखो ही मत, सीधा लिखो हल करने पर। चार बार आ जाएगा, दो दो कॉमन ले लो, दो से दो नीचे कट कर दो, कोस अल्फा 1 और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, आइटा बाहर आ जाएगा, ये आपका ए आ गया। इसी प्रकार अब हम कह सकते हैं कि बी और सी भी आ जाएंगे। बी बराबर बीटा अल्फा 2 से जुड़ा हुआ है, तो कॉस अल्फा 2 प्लस आइटा साइन अल्फा 2। सी बराबर कॉस अल्फा 3 प्लस माइनस आइटा साइन अल्फा 3। अब मान रखने पर ये हो गया कॉस बटा अब इसे ऊपर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर लाने पे -1 हो जाएगा, दे माइबर पर में लगा देंगे।
या कह सकते हो परिमेयकरण से, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ये भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। बस